एक माँ वह है जो अन्य सभी की जगह ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जवानी फीकी पड़ जाती है, प्यार मुरझा जाता है, दोस्ती की पत्तियां झड़ जाती हैं, पर एक माँ का प्यार सदैव तरोताजा रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है कौन अपना कौन पराया। बेटा बहू जो अपने बूढ़े माता पिता को जीवन भर दुख देते रहे। उनकी मौत के बाद जब अलमारी खोला गया तो 20 साल पुराना राज सामने आया, जिसे सुनकर देखकर बहू बेटों के होश उड़ गए। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उषा जी का बेटा रोहित अपने दफ्तर के काम में इतना उलझा हुआ, इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने माता पिता से बात करने का भी समय नहीं मिलता, और वह ना तो अपने माता पिता के लिए समय निकालता था। अगर कभी उषा जी आगे बढ़कर उसे कहती कि बेटा कभी कभार 2 मिनट के लिए हमारे लिए भी समय निकाल लिया करो, हम बेचारे अकेले बैठे रहते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं, तो बस बेटा तू नक्कर यही जवाब देता, माँ मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, ऑफिस का भी बहुत काम रहता है, मैं आप सबके लिए 2 मिनट तो क्या 10 सेकंड का भी समय नहीं निकाल सकता। उषा जी बेचारी मन महसूस कर रह जाती और यही सोचती, मेरे पति भी तो ऊंचे पद पर कार्यरत थे, लेकिन वे हमेशा हमारे लिए समय निकालते थे, अपने बच्चों के लिए समय निकालते थे, अपने माता पिता के लिए समय निकालते थे, लेकिन मेरा बेटा, उसके पास तो हमारे लिए समय भी नहीं है। मेरे पति अपने माता पिता से कितने प्यार से बात करते थे, अपने बच्चों के लिए जीते मरते थे, लेकिन आज वही बच्चे अपने पिता के संस्कार को नहीं सीख पाए। ये कितनी दुख की बात है। और बहू तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। कभी कभी पोते की परीक्षाओं के समय अपने पति से कहती कि अपने माँ बाप को उसके घर छोड़ आओ, मेरे बेटे के कम नंबर आएंगे तो मैं उनको माफ नहीं करूंगी। कहने को तो उनका पोता अभी पहली कक्षा में पढ़ता था। उषा जी बहू के साथ घर के काम काजों में मदद किया करती थी, पर बहू को तो बहाना चाहिए था उन्हें घर से निकालने का, क्योंकि उषा जी के पति का यहाँ शहर में इलाज चल रहा था। रोज रोज का उनसे इतनी दूर आना संभव नहीं था, इसीलिए वह अपने पति के साथ अपने बेटे बहू के घर आई हुई थी। वैसे तो वो लोग गांव में ही रहा करते थे, गांव में हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बुढ़ापे में शरीर भी तो कमजोर हो जाता है। उसके लिए बेटे से जब कहा गया तो बेटा बोला, पापा आप यहीं पर आकर इलाज करवा लीजिए, जब ठीक हो जाइएगा तो घर चले जाइएगा। बेटे ने तो यह कह दिया। जिस बेटे के सहारे अपने पति को लेकर उसके घर गई, वह बेटा अपने जिम्मेदारियों को भूल गया कि मेरे माँ बाप इलाज के लिए आए हैं तो उनके लिए समय निकालना कितना जरूरी है। बहू की तो बात ही क्या करें, खैर वो तो पराई घर की थी। जब अपना बेटा ही माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा तो बहू क्या समझेगी। पहले ऐसा नहीं था। सुषमा जी के पति अच्छे पद पर कार्य करते थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, और जब रिटायर हो गए उनका बेटा रोहित और उनकी बहू उनको खूब मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन परिस्थिति तब बदल गई जब सुषमा जी के पति को लकवा मार गया। उनका एक हाथ एक पांव काम करना बंद कर दिया, वे व्हील चेयर पर आ गए। तब से तो बहू बेटे के मन में अपने माँ बाप के प्रति सम्मान ही खत्म हो गया। उनके लिए तो वह मात्र एक घर में पड़े फालतू सामान थे। अभी आज सुषमा जी को अपने पति को साथ लेकर हॉस्पिटल जाना था, तो वह सोचती हैं कि इतनी गर्मी है, धूप ऐसी होती है मानो पूरे शरीर को जला दे, ऐसी तपती दोपहरी में कैसे जाया जा सकता है। यह सोचकर उनके मन में अनायास ख्याल आता है कि अरे बेटे की तो आज छुट्टी है। यह सोचकर सुषमा जी अपने बेटे रोहित से कहती हैं, रोहित बेटा तुम्हारे बाबूजी को आज रूटीन चेकअप के लिए जाना है, तो अपने गाड़ी में हमें जरा छोड़ देना और वापस भी लेते आना। वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है। अब फिर क्या था। अपने माँ बाबूजी के मुंह से यह सुनते ही रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया।
रोहित ने बहुत ही तपाक से जवाब दिया, क्या माँ, आप भी एक न एक बहाना लगाए रहती हैं। बस आपको दिखना चाहिए कि मेरी छुट्टी है, ऊपर से आप हर एक काम हमें थोपने लगती हैं। बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। क्या मेरी अपनी लाइफ नहीं है? एक दिन की छुट्टी मिलती है आराम करने के लिए, और ऊपर से आप लोग अपने उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं। अरे माँ, आप खुद भी तो ऑटो बुलाकर चली जा सकती हैं, मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? बेटे की बात सुनकर आगे उषा जी क्या कहती, चुप हो गईं। बेचारी मन महसूस कर रह गईं और अंदर ही अंदर आंसुओं के घुट पी जाती हैं। तभी अचानक से रोहित की पत्नी ने किचन से आवाज लगाया और कहा, अजी सुनिए, मुझे आज पार्लर जाना है, तो मुझे जरा गाड़ी से छोड़ दीजिएगा। दरअसल धूप बहुत तेज है ना, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। रोहित ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। सुषमा जी यह सब बातें सुन रही होती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं कि जिस माता पिता ने जीवन भर उस बच्चे के लिए कड़ी मेहनत किया, उसके कदम से कदम मिलाकर हर दुख सुख में साथ दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, आज वही बेटा अपने माँ बाप के इलाज के आगे अपने पत्नी की ब्यूटी पार्लर की उसे बहुत ज्यादा चिंता है। माँ के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए समय नहीं है, छुट्टियाँ बर्बाद हो रही हैं, लेकिन पत्नी के साथ पार्लर जाने में कोई परेशानी नहीं। पत्नी के साथ पार्लर जाने में छुट्टी खराब नहीं हो रही है। यह सोचकर उषा जी मन महसूस कर अपने कमरे में चली आती हैं। उषा जी को उदास बैठा देखकर उनके पति ने कहा, अरे उषा, क्यों उदास होती हो? जाने भी दो, तुम तो जानती हो ना, जब पंछियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पंख निकल आते हैं, अपने से उड़ने लगते हैं, तो वो घोंसले में कहाँ आते हैं, अपने माँ बाप को कहाँ याद करते हैं। उषा, यही हमारा जीवन है, तुम जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा होगा। भाई, मैंने तो अपने जिंदगी को स्वीकार कर लिया, जैसे जीना है तुम्हारे साथ जीना है। हमने सोचा हमारा एक बेटा है, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मैंने उसका चाल ढाल देख लिया और मैंने अपने मन को समझा लिया है। अरे जी, ऐसे क्यों कहते हो? बच्चा है, थोड़ा नादान है। नहीं उषा, नादान नहीं है, वह बहुत समझदार है। समझदार ना होता तो इतना बड़ा जवाब नहीं देता। नादान नहीं है वह। खैर, ये सब बातें खत्म होती हैं और सुषमा जी अपने पति को तैयार करके गेट के बाहर आती हैं और ऑटो का वेट करने लगती हैं। इंतजार करते करते खड़े खड़े कड़ी धूप में उन्हें चक्कर आने लगा। उनका भी तो अपना शरीर कमजोर हो चुका था, धूप में ज्यादा समय तक कैसे रह सकती थी। उन्हें चक्कर आने लगा। तभी अचानक से भला हो एक रिक्शे वाले का, वह आकर अपने आप रिक्शे को खड़ा कर देता है और कहता है, माँ जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काफी देर से आप ऑटो रिक्शे का इंतजार कर रही थी, आइए बैठ जाइए। कहाँ जाना है आपको? उषा जी ने कहा, बेटा, हमें हॉस्पिटल जाना है, जरा हमें पास के ही हॉस्पिटल में छोड़ देना। हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप किया गया और वहाँ से दवाइयाँ दिलाकर सुषमा जी अपने पति को घर लेकर आती हैं और उन्होंने देखा सामने बहू बेटों की पार्टी चल रही है। तब सुषमा जी ने अपने बहू से एक गिलास पानी मांगा। तब उनकी बहू ने बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया, सासू माँ, आपको दिखता नहीं है क्या? घर में मेहमान आए हैं, उनको पानी पिलाऊं कि आपको पानी दूं? आप खुद अपने हाथ से पानी ले सकती हैं। लगवा तो ससुर जी को लगा है, आपको नहीं। आपका हाथ तो सही सलामत है ना? यह सुनते ही को बड़ा तकलीफ होता है और साथ ही उनके पति उदयवीर जी को बहुत गुस्सा आता है। हर बात वो चुपचाप सह रहे थे। अपने बेटे द्वारा अपने पत्नी का बार बार अपमान करना सहते जा रहे थे, लेकिन आज हद ही हो गया। सारे मेहमान पार्टी करके चले गए। जब घर पूरी तरह से शांत हो गया तो अचानक से उषा जी के पति ने, बस अब बहुत हो चुका, तुमने अपने माँ का बहुत अपमान कर लिया। इसी अपमान के लिए तुम लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। तुमने ही तो कहा था ना कि पिताजी यहाँ आ जाइए, इलाज तो मेरे पैसे से ही होते हैं, और तुम लोग ऐसे जताते हो जैसे कि तुम्हारे पैसे से मेरा इलाज हो रहा हो। तुम लोगों के सेवा और तानों की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर सेवा ही करवाना है तो किसी नौकर को रख लेंगे। नालायक बहू बेटों के साथ हमें नहीं रहना। ठीक है, चले जाइए। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर आपको रखने के लिए। मेरे घर में रहकर आप लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। वैसे भी पिताजी, बुरा मत मानिएगा,
आप ही एक ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वे जताते नहीं हैं। अपने पति के हाँ में हाँ भरते हुए रोहित की पत्नी ने भी कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हम भी। आगे रोहित के पिता ने कहा, वाह बेटा, जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, अपने रातों की नींद कुर्बान की, वही आज अपनी माँ के परवरिश पर सवाल कर रहा है। और उधर रोहित की पत्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर विजय मुस्कान आ गई। आखिर वो तो यही चाहती थी कि रोहित अपने माँ बाप के मुंह से निकलकर बस उसका ही रहे। एक दिन रोहित की तबीयत खराब थी तो नेहा ने रात को उठकर उसका ख्याल रखा। बस फिर क्या था, रोहित तो जैसे नेहा का कायल हो गया। जब माता पिता ने उसकी तबीयत पूछी तो उल्टा माँ बाप को ही तंज कसने लगा। बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सोए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। नेहा बेचारी रात भर मेरे लिए जागती रही, मुझे दवाइयाँ दी, तब जाकर मैं कहीं सोया। रोहित का ऐसा कहना मानो उषा जी की जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। वह दुखी होते हुए बोली, बेटा तुम्हारा दरवाजा बंद होता है, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। सही कहा बेटा तुमने, अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है। अच्छा सिला दिया तुमने हमारे परवरिश का। तब तक रोहित के पिता भी बोल पड़े, लेकिन तेरी माँ तो सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे ही लगी रहती, सारी सारी रात तेरे लिए जागती, उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी कभी उफ तक नहीं की। और जब तू बड़ा हो गया तब भी रात को तुझे कोई प्रॉब्लम होती तो तेरी माँ जाग जाती। तेरी परीक्षा के समय जितनी देर तक तू जागता, तेरी माँ तेरे साथ जागती। कभी तुझे चाय बना कर देती तो कभी तेरा सर दबाती। तुझे इंजीनियर बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि मैंने तो सिर्फ पैसे खर्च किए, पर उसने अपना दिन का चैन, रातों की नींद कुर्बान की है। फिर नेहा बहू बनकर इस घर में आई, उसे बेटी की तरह ही प्यार करती थी, पर शायद तेरी पत्नी ने कभी उसे अपनी माँ नहीं समझा और उसने तेरी माँ को भी तुझसे दूर कर दिया। यह बात हम अच्छे से समझ रहे थे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन ये नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माता पिता की कुर्बानी को भी भूल जाएगा। कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की कभी परवाह नहीं करके तुझे इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, उसके सारे प्रयासों को एक पल में तूने नकार दिया। सच ही कहा है किसी ने, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुझे और तुम्हारी पत्नी और अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ ससुर जी, बहुत पते की बात कही आपने। अरे दूसरों के घर में नौकर की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर रहो। बहू बेशर्म की तरह मुस्कुराते हुए बोली, चलो थोड़ी देर से ही सही पापा, लेकिन आप लोगों से मेरी जान तो छूटी, वरना मुझे खुद आपको गांव छोड़ना पड़ता। बेटे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उनका इतना अपमान किया था कि वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें रात दिन यही बात खाए जाती, वह रात दिन यही सोचा करते। एक दिन रात में वे ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ही नहीं सके। खबर मिलते ही दोनों पति पत्नी तुरंत पहुंच गए। सारा क्रियाक्रम खत्म होने के बाद रोहित वापस उस घर को बेचकर अपने शहर जाना चाहता था, इसलिए वो कीमती चीजों को इकट्ठा कर रहा था। उसने अपने पापा की अलमारी खोली। बहुत बार पापा की यह अलमारी खोलकर उसने देखने की कोशिश की थी, मगर पापा कभी भी उस अलमारी के हिस्से को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद उसे एक मौका मिल गया था। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। उसमें मकान के पेपर के साथ कुछ पेपर थे। रोहित ने सोचा कि यह कुछ और ही होगा, लेकिन रोहित ने जैसे ही उन पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज से 20 साल पहले उन्होंने रोहित को एक अनाथालय से गोद लिया था। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसका शरीर बेजान सा हो गया। उसके हाथ से पेपर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रोहित की ऐसी हालत देखकर जब नेहा ने पेपर उठाकर पढ़ा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपनी सारी जायदाद, गहने रोहित और उसकी पत्नी के नाम कर दिए। रोहित को तो ऐसा लगता था
कि यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। ये क्या कर दिया मैंने। उसने उस माँ बाप को दुख दिया जिन्होंने उसकी खुशियों के लिए अपनी हर इच्छा को एक तरफ रख दिया, अपने दिल में इस अनाथ को जगह दी और उन्हें मैं 4 दिन अपने घर में नहीं रख पाया। उन्होंने अब तक अपने हिस्से का निवाला भी सबसे पहले मुझे खिलाया, उन्हें मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सका। धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर। रोहित पश्चाताप की अग्नि में इतना जल रहा था कि वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहां से उठकर अपनी मम्मी पापा की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मैंने आपके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह से रोहित को अपने माता पिता की तस्वीर के आगे रोते रोते काफी समय बीत चुका था और उसकी आंखें लग गईं, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते हुए कहा, उठो बेटा, देर से ही सही लेकिन हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। रोहित अचानक से चौंक कर उठा तो देखा सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास था कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसकी माँ बचपन में ऐसे ही उसके सर पर हाथ फेरती थी। उसने उन्हें धन्यवाद किया और फैसला लिया कि वह इस घर में अपने माता पिता के नाम पर एक अनाथालय चलाएगा। अपने माता पिता की पूरी संपत्ति से अनाथालय को चलाएगा। इस तरह से एक बेटा अपना प्रायश्चित करता है। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।